हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मालती जोशी की लिखी हुई बहुत ही खूबसूरत कहानी मोरी रंग दी चुनरिया। सफ़र की थकान इतनी थी कि बिस्तर से उठने का मन नहीं था, पर खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। यह खुशखबरी किसी को सुनाने के लिए मन व्याकुल हो रहा था। कम से कम जया को तो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो वह मेरे प्राण ले लेगी। वैसे भी आज की खुशी पर सबसे ज़्यादा हक उसी का है। उसी ने इस रिश्ते के लिए इसरार किया था, वरना हम नौकरी पेशा लोग इतनी ऊंची उड़ान भरने की काबिल कहाँ थे। पर उसी ने बार बार कहा, दीदी मेरा मन कहता है मृणाल की शादी यहीं होगी। तेरे मुंह में घी शक्कर, सिर्फ घी शक्कर से काम नहीं चलेगा दीदी, चंदेरी साड़ी लूँगी। अरे बनारसी ले लेना, शादी तो होने दो। बनारसी साड़ी गौतम की शादी पर लूँगी, लड़की की शादी में तुम्हें ज़्यादा नहीं मुड़ूंगी। मृणाल के लिए मैंने जब से लड़के देखना शुरू किया है, जया उसे अपना कर्तव्य मान बैठी है। मृणाल पर उसकी अपार ममता है। ऐसे वैसे घर की बात तो वह मुझे सोचने भी नहीं देती। एक ही तो लड़की है दीदी, उसे इस तरह निपटाने का भाव मत रखो। 1-2 साल में वह बूढ़ी नहीं हो जाएगी। देर लगे तो कोई बात नहीं, पर घर वर दोनों खूब ठोक बजा कर देख लो। ये तो कई बार मजाक में कहते हैं। अच्छा हुआ प्रिंस चार्ल्स की शादी हो गई, नहीं तो तुम्हारी सहेली वहीं बात चलाने को कहती। मैं जया की व्यथा कथा जानती हूँ, इसलिए उसकी व्यग्रता समझती हूँ। पर इन लोगों को यह कौन समझाए, कितनी बार समझाए। जया 4 बजे कॉलेज से लौटती है, तब तक तो मुझे सब्र करना ही था। पर उसके बाद मैंने 1 मिनट की भी देरी नहीं की। टैक्सी में बैठे बैठे यही सोच रही थी कि जया कितनी खुश होगी। खुश तो बाद में होगी, पहले तो मेरी अच्छी खबर लेगी। बिना बताए ही चली गई थी मैं। पर क्या करती, मजबूरी थी। मृणाल ने साफ मना कर दिया था। इसी शर्त पर वह जाने को तैयार हुई थी। लड़कियों का इस तरह प्रदर्शन करना हमें भी अच्छा नहीं लगता, पर वे लोग यहाँ आने को तैयार नहीं थे। बोले आप लोग बिटिया के साथ यहीं आ जाइए। इन दिनों हमारी बेटियां भी अमेरिका से आई हुई हैं, उनसे मिलने के लिए सारा परिवार यहाँ इकट्ठा है। आप यहीं आ जाएंगे तो सबको सुविधा हो जाएगी। मन में ढेर सारी आशंकाएं लेकर हम लोग गए थे। लौटते वक्त मन खुशी से सराबोर था। मृणाल सबको भाग गई थी। उन लोगों ने तो वहीं शगुन कर दिया। कहने लगे सगाई वगाई का चक्कर रहने दीजिए, आप तो जितनी जल्दी हो सके शादी का इंतजाम कीजिए। ये लड़कियां महीना 2 महीना भारत में रहेंगी, तब तक हो जाए तो अच्छा रहेगा। हम लोग किसी तैयारी से तो नहीं गए थे। जो कुछ पास था उसी से टीका कर दिया और शादी की तिथि निकलवा कर चले आए। मुश्किल से महीने भर का समय था और करने को कितना कुछ था। उन लोगों ने तो कह दिया था कि ज़्यादा टिम टिम की ज़रूरत नहीं है, हम 20-25 लोग आएंगे, सह परिवार आएंगे, किसी होटल में इंतजाम कर दीजिए, शाम को फेरे हो जाएंगे, सुबह हमें विदा कर दीजिए। वे लोग तो इतना कहकर मुक्त हो गए, पर हमारे सामने तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। इतने कम समय में कैसे कुछ हो पाएगा? लड़की की शादी कोई हंसी खेल है? मैडम कहाँ रुकना है? ड्राइवर ने पूछा तो होश आया कि मैं अपने गंतव्य पर पहुंच गई हूँ। जया के घर के सामने गाड़ी रुकवाकर मैंने जल्दी से पैसे चुकाए और उतर पड़ी। जया से मिलने की कुछ इतनी बेसब्री थी कि घंटी बजाते हुए ध्यान ही नहीं रहा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। मैंने कुछ झेंपते हुए घर में प्रवेश किया। तब तक बड़ी भाभी बाहर निकल आई। मैंने सोचा अब डांट पड़ेगी, क्या तुम्हें भी इस घर में घंटी बजा कर आना पड़ता है? पर भाभी कुछ नहीं बोली। मैंने ही क्षमा याचना करते हुए कहा, सॉरी भाभी, आपको डिस्टर्ब किया। जया कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। ऊपर जाने का रास्ता भीतर वाले बरामदे से होकर था। हॉल से गुजरते हुए मैंने देखा 4-5 औरतें बैठी हुई हैं। जया की माँ उनसे बातें कर रही है, पर सारा माहौल बड़ा गुमसुम सा है। मेरी बंगाली चौड़े पाड़ की साड़ी को उन्होंने इस तरह घूरकर देखा कि मुझे संकोच हो गया। अपनी कलफदार पलटियों को और लहराते पल्लू को सबकी नज़रों से बचाने में मैं इतनी व्यस्त हो गई कि जया की माँ से ठीक से नमस्ते भी न कर सकी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भान हुआ कि उन्होंने भी तो मेरा कुशलक्षेम नहीं पूछा, इतने दिनों तक न आने का उल्हाना नहीं दिया। और तब याद आया कि बड़ी भाभी ने भी तो आज बात नहीं की। नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि दोनों भाभीयों से मीठी रार तकरार किए बिना मैं ऊपर गई हूँ। जया के कमरे में एकदम सन्नाटा था। 24 घंटे चीखने वाला टेप रिकॉर्डर चुप था और महारानी पलंग पर लेटी हुई आशापूर्ण देवी का कोई उपन्यास पढ़ रही थी। आहा, दीदी आई हैं। मुझे देखते ही वह पुलकित होकर बोली और मेरा मन एकदम हल्का हो गया। नीचे इतना सन्नाटा था कि बस मैंने कहा, और माँ जी के पास 2-4 औरतें ऐसी शक्ल बनाकर बैठी हैं जैसे मातमपुर से पर आई हूँ। उसने मेरा वाक्य पूरा किया। कौन? मेरा मतलब है किसका देहांत हो गया? हमारे श्रीमान जी गुजर गए हैं। उसने स्पाट स्वर में कहा। कौन श्रीमान जी? एक ही तो थे दीदी, मेरी कौन सी 10-20 शादियाँ हुई हैं, उसने कहा। उसके बात करने का लहजा कुछ ऐसा था कि सांत्वना की गुंजाइश ही नहीं थी। और फिर सांत्वना भी किस लिए? जिस व्यक्ति का अस्तित्व ही उसके लिए अर्थहीन था, उसके मरने पर शोक और संवेदना का नाटक मुझसे नहीं हो सका, पर उसके घर में तो बाकायदा मातम मनाया जा रहा था। जिस व्यक्ति से तुम्हारा कभी कोई संबंध नहीं रहा,
उसका शौक तुम लोग क्यों मना रहे हो? यही तो मेरी समझ में नहीं आता। हमें तो उन लोगों ने खबर तक नहीं दी, कोई सवाल ही नहीं था। किसी तीसरे व्यक्ति ने पत्र लिखा है जो यहाँ चौथे पांचवें रोज पहुँचा है, और बस यहाँ बाकायदा मातम शुरू हो गया। इन लोगों ने मेरी चूड़ियाँ नहीं फोड़ी, यही गनीमत है। छी, कैसी बात करती हो? मैंने सिहर कर कहा। सच कह रही हूँ दीदी, मुझे कमरे में कैद करके रख दिया है। कॉलेज नहीं जाने देते, टीवी नहीं देखने देते, रेडियो नहीं सुनने देते, पानी भी मुझे मांग कर पीना पड़ता है, मुझे कोई घड़ा नहीं छूने देता। क्या कहती हो? सब अम्मा का पागलपन है। मेरी सास मरी थी तब भी यही नाटक हुआ था। मुझे तो सुनकर ही वितृष्णा होने लगी थी। पता नहीं जया कैसे सहन कर रही थी। अच्छा जया, चलूँगी अब, फिर कभी आ जाऊँगी। मैंने एकदम उठने का उपक्रम किया तो उसने हाथ पकड़कर बिठा लिया। ऐसे कैसे चली जाएंगी? जो कहने आई थी वह तो कहिए। वह सब कहने का अब उत्साह ही कहाँ बचा था। मैंने कहा, तुम कॉलेज नहीं आई तो बस देखने चली आई थी कि क्या बात है। झूठ मत बोलिए, आप कॉलेज गई होती तो यह खुशखबरी आपको कब से पता लग जाती। कल ही तो पूरा स्टाफ मिलने आ गया था। हे भगवान, जया ने कैसे सामना किया होगा उन सब का, खासकर मिसेस माथुर और मिसेस मालवीय जैसे लोगों का। उसने जैसे मेरे मन की बात पढ़ ली। बोली, भाभी उनसे नीचे ही नहीं पटली। मैंने साफ कह दिया था कि किसी को ऊपर भेजने की ज़रूरत नहीं है। आश्चर्य है, मुझे किसी ने नहीं रोका। आपकी बात अलग है दीदी, सब जानते हैं आपसे मिलकर मुझे खुशी होती है। बल्कि आप अगर नीचे ही लौट जाती तो मुझे बेहद दुख होता, क्योंकि मैं जानती हूँ आप क्या कहने आई थी। बताओ, मृणाल की बात पक्की हो गई है ना? ठीक है ना? तुमने कैसे जाना? आपके चेहरे से ही पढ़ लिया था। आपके कमरे में आते ही जान गई थी, पर सोचा पहले अपनी खबर सुना दूँ, फिर आपकी सुनूंगी। उसके कहने का ढंग कुछ ऐसा था कि मुझे बरबस हंसी आ गई। शौक और संजीदगी का जो आवरण ओढ़ रखा था गिर पड़ा। कमरे में आने के बाद पहली बार मैंने खुलकर सांस ली। और सुनाइए, उन लोगों को आपने कैसे पटाया? मैं जैसे इस क्षण की बाट ही जो रही थी, फौरन शुरू हो गई। जया से यह सब कहे बिना मुझे चैन भी नहीं आता। वहाँ का सारा हाल बयान करने के बाद मैं घर परिवार का वर्णन करने बैठ गई। संयोग से उनका सारा कुनबा उन दिनों वहाँ इकट्ठा था। मुझे सबको देखने सुनने का मौका मिल गया था। जया, मृणाल की मौसेरी सास तो एक नमूना है। अच्छा हुआ तुम साथ नहीं थी, नहीं तो मृणाल की हंसी पर काबू पाना मुश्किल था। शायद इसी वजह से शादी टूट जाती। अच्छा, उनमें ऐसी क्या खासियत है? अरे पढ़ी लिखी तो कुछ खास है नहीं, पर दिन भर अंग्रेजी की टांग तोड़ती रहती है। हमारे यहाँ तो सर्वेंटों की बहुत प्रॉब्लम है। ये पिक्चर तो लेडीज़ों के लायक है। हमारे चिल्ड्रंस तो बहुत शैतान है। मैंने ठीक ही कहा था। मेरे मुंह से सुनकर जया को भी हंसी का दौरा पड़ गया था। वहाँ होती तो पता नहीं क्या करती, पर जया की हंसी एकाएक थम गई। मैंने पलटकर देखा, दरवाजे में छोटी भाभी खड़ी थी। ये किस बात पर इतनी हंसी आ रही थी? उनके स्वर में उपालंब था। मैं तो शर्म से गड़ गई। जया ने जैसे मुझे उबारते हुए कहा, भाभी, मृणाल की शादी तय हो गई है। दीदी ने लगे हाथ सगाई की रस्म भी निपटा दी है। चलो, यह तो बहुत अच्छा हुआ। भाभी ने निर्लिप्त भाव से शिष्टाचार निभाया। उसमें कहीं कोई खुशी का भाव नहीं था, पर उन्होंने घर या वर के बारे में कुछ नहीं पूछा। मैं एकदम उठ खड़ी हुई। जया, अब चलूँगी, बहुत देर हो गई है। इस बार जया ने मुझे रोकने का प्रयास भी नहीं किया। भाभी पता नहीं किस काम से ऊपर आई थी, उसे भूलकर मेरे साथ ही नीचे उतरने लगी। बीच सीढ़ियों पर बोली, दीदी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? कहिए। ऐसे शुभ कार्य की चर्चा आज इस घर में नहीं करनी थी, इससे अपशकुन होता है। चर्चा मैंने नहीं, जया ने ही चलाई थी भाभी। उसने पूछा तो मुझे बताना पड़ा, नहीं तो शायद मैं वैसे ही लौट जाती। पर भाभी, मैं ये नहीं मानती कि इससे अपशकुन होता है। अब आप नए जमाने की हो, तो आप क्या कोई पुरखा पुरानिया हो? आप इन ढकोसलों पर कैसे विश्वास कर लेती हैं? ये ढकोसले नहीं, रिवाज है दीदी। ये कैसा रिवाज है जिस आदमी का इस घर से कोई संबंध नहीं रहा, जया कभी उसकी देहरी नहीं चढ़ी, जिसके नाम से उसने मांग नहीं भरी, मंगलसूत्र नहीं पहना, 20 साल से जिसकी शक्ल भी नहीं देखी, उसका मातम आप लोग क्यों मना रहे हैं? क्यों उस पर लाद रहे हैं? मरने वाला हाड़ मास का आदमी था दीदी। दुनिया में रोज सैकड़ों हाड़ मास के आदमी मरते हैं भाभी, लेकिन सबके साथ हमने फेरे तो नहीं लिए होते। मैं हतबुद्धि होकर उन्हें देखती रह गई। उसके बाद उस घर में एक पल भी ठहरना मेरे लिए दूभर हो गया था। मेरी सारी खुशी हवा हो गई थी। मन इतना उद्भ्रांत हो गया था कि घर लौटकर मैंने नौकर को बिना बात के डांट दिया। कमरे की बेतरतीबी पर मृणाल को इस बुरी तरह झिड़का कि वह सिसकने लगी। खाने की मेज पर इनसे बिना वजह ही लड़ बैठी, पर सबने मुझे माफ़ कर दिया। सब समझ गए कि अब मुझ पर शादी का टेंशन आ गया है और महीने भर किसी की खैर नहीं है। शादी, हाँ, पिछले कुछ दिनों से मैं केवल मृणाल की शादी के बारे में ही सोचती रही हूँ।
रात में सपने भी उसी के देखती रही हूँ, पर आज की रात जया के नाम थी। मेरे मानस पटल पर उसकी शादी के कई चित्र बनते बनते बिगड़ते रहे। मैं उस शादी में उपस्थित नहीं थी। हम लोगों का परिचय तो बहुत बाद में हुआ, पर जो कुछ सुना था वह मेरी कल्पना शक्ति के लिए काफ़ी था। बहुत ऊंचे घर में जया का संबंध हुआ था। 4 भाइयों का परिवार था। बड़े भाई पिता के साथ घर का कारोबार देखते थे। बीच वाले दोनों इंजीनियर थे। जया का दूल्हा सबसे छोटा और फिलोसफर किस्म का था। जया के पिता वहाँ 2 बार गए, पर उससे बात नहीं हो पाई। उन्होंने लड़कों से कहा, हो सकता है मेरा लिहाज करता हो, संकोच के मारे न बोलता हो। तुम लोग जाकर मिल तो आओ, ऐसा न हो कि वह हकलाता हो या गूंगा बहरा हो। जया के भाई गए और तसल्ली कर कर घर लौट आए। गूंगा बहरा तो नहीं है, पर हाँ गुन्ना है, बहुत कम बोलता है। अरे उसे तो हमारी जया 15 दिन में तोता बना देगी, बड़ी भाभी ने कहा। सबने चैन की सांस ली और तैयारी शुरू कर दी। बारात बड़ी धूमधाम से आई थी। चारों सुदर्शन भाइयों को देखकर लोगों को राम जी की बारात याद आ गई थी। चढ़ावा तो ऐसा था कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। शिकायत थी तो सिर्फ लड़कियों को। वर के तीनों भाई उसे इस तरह घेरे हुए थे कि छेड़खानी करने का मौका ही नहीं मिलता था। जयमाला तक तो ठीक था, पर जब बाकी रस्मों पर भी वे बॉडीगार्ड की तरह साथ लगे रहे तो ममेरी बहन ने चुटकी ली, आप लोग पांडवों की तरह फेरे भी साथ ही पड़ोगे क्या? इस फिक्रे पर वे लोग थोड़ा झेंपे, थोड़ा पीछे हटे तो सबको राहत मिली, पर कितनी सी देर को। उसके तुरंत बाद ही तो वह अघट घट गया। गठजोड़ी करके सप्तपदी के साथ उन लोगों ने अग्नि की परिक्रमा शुरू कर दी थी कि दूल्हा गो गो करता हुआ गिर पड़ा। आंखें कपाल पर चढ़ गई और मुंह से झाग सा निकलने लगा। किशोरी नववधू तो यह दृश्य देखते ही मूर्छित हो गई। मेहमानों में 1-2 डॉक्टर भी थे। वे दौड़कर आए, मुआयना किया और बताया, घबराने की कोई बात नहीं है, मिर्गी का दौरा है, 1-2 घंटे आराम कर लेने दीजिए, ठीक हो जाएगा। 2 घंटे तक क्या कोई चुप रहता है? जितने मुंह उतनी बातें होने लगीं। किसी ने कहा कि बचपन से ही ऐसे फिट्स आते रहे हैं, तभी तो कभी स्कूल नहीं भेजा, घर पर ही सारी पढ़ाई करवाई है। किसी ने कहा हाई स्कूल तक तो सब ठीक ठाक था, उस साल फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ था, तो किसी ने टोटका करा दिया, बस उसके बाद सब गड़बड़ हो गया। एक ने बताया कि परीक्षा में दौरा पड़ जाने से उसका बीए का रिजल्ट खराब हो गया और उसका दिमाग पर असर पड़ा है। किसी ने यहाँ तक बताया कि परीक्षा हॉल में दौरा पड़ने से उसकी प्रेमिका पर वह राज खुल गया, उसने शादी से मना कर दिया। हताशा में लड़की ने नींद की गोलियां खा ली थी। मौत तो नहीं आई, पर एक अभिशप्त जीवन दे गई। इस बहसबाजी का सार यही था कि लड़का नीम पागल है, उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है। उसके पास बीए की डिग्री थी, पर उसने कैसे हासिल की यह कोई नहीं जानता था। हैरत की बात तो यह थी कि वर के परिवार वाले इस विषय में मौन साधे हुए थे। वे तो ऐसा अभिनय कर रहे थे जैसे उन्होंने मिर्गी का यह दौरा पहली बार देखा हो। जया के पिताजी ने फिर ज़्यादा सोच विचार नहीं किया, साफ कह दिया कि ऐसे झूठे और दगाबाज लोगों के घर अपनी लाडली को नहीं भेज सकता, मैं उसे ज़िंदगी भर खिलाने का हौसला रखता हूँ। उसके दोनों भाई भी खम ठोक कर खड़े हो गए। बारात बिना दुल्हन के ही विदा हो गई। मैं उन लोगों को दोष नहीं देती दीदी, जया अक्सर मुझसे कहती। उन लोगों ने जो कुछ किया स्वार्थ के वशीभूत होकर किया। उन्होंने सोचा हो कि शायद बहू के पुण्य प्रताप से या सेवा चाकरी से लड़का लाइन पर आ जाएगा। अगर पिताजी इतनी हठधर्मी न करते या मैं ही भावुकतावश जाने का निर्णय ले लेती तो हो सकता है स्थिति में कुछ सुधार भी हो जाता। सिनेमा में, उपन्यासों में ऐसा होता भी तो है। पर दीदी मुझे तो उन लोगों पर तरस आता है, गुस्सा आता है जिन्होंने इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई। वे लोग हमारे रिश्तेदार थे, इन लोगों के पड़ोसी थे, वे सब कुछ जानते थे, पर उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, बल्कि यह रिश्ता भी उन्होंने ही सुझाया था। नहीं तो इतनी दूर हम क्यों जाते? दूरी के कारण ही पिताजी ठीक से अता पता न कर सके। वे तो अपने बंधु बांधों के भरोसे निश्चिंत बैठे रहे। उन्हें क्या पता था कि वे लोग इस तरह पीठ में छुरा भोंक देंगे।